आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं सब्जेक्टिव का। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो किस प्रकार से पूछे गए हैं, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया था? अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि यार ब्रिटिश इंडिया क्या है। तो जिस समय इंडिया में ब्रिटिश का सरकार था, ब्रिटिश सरकार का शासन था, उस समय ये आपका बोला गया है ब्रिटिश इंडिया। तो इसे 2 भागों में बांटा गया था, भारत और पाकिस्तान में। तीसरा नंबर क्या आपका, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के कौन कौन से मॉडल थे? इसका उत्तर है आपका पूंजीवादी मॉडल, दूसरा समाजवादी मॉडल। आगे यहाँ पर देखिए 4th नंबर, दलित पैंथर्स के मुख्य लक्ष्य क्या थे? तो दलितों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना व जाति आधारित असमानता व अन्याय का विरोध करना। कहने का मतलब है दलित पैंथर्स एक ऐसा युवा संगठन था दलितों का, जिसके आधार पर संविधान में एक कानून लागू किया जाए जिसमें दलितों को किसी भी तरह का अगर शोषण हो तो कानूनी तौर से उस पर कार्रवाई की जाए। यानी दलित संवैधानिक अधिकार भी चाहते थे। तो यही था आपका दलित पैंथर्स। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्या आपका, अमेरिकी खेमे के देशों के नाम लिखिए। तो अमेरिकी खेमे के देशों के नाम ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी। 6 नंबर आपका, मंडल आयोग की क्या सिफारिश थी? तो जो मंडल आयोग था उसका यही सिफारिश था कि जो अन्य पिछड़े जाति लोग थे उन्हें सरकारी पदों में, सरकारी जो भी व्यवस्था है उन सभी में आरक्षण देने की सिफारिश करे। ठीक है, यही आपको लिख देना है। 7 नंबर, योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग 1950 में भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से गठित सलाहकार संस्था है। योजना आयोग करता क्या है, ये सलाह देता है। सलाहकार एक संस्था है, योजना निकालता है, ये सलाह देता है कि अगर आप इस प्रकार की योजना को निकालोगे तो भारत की अर्थव्यवस्था में और भी चीज़ों में सुधार होगी और भारत का विकास डेवलप होगा। अगर इसी में अगर हम इसका विभेद करें अधिनियम, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर अधिनियम और आयोग में क्या डिफरेंस होता है। अधिनियम का इंग्लिश जो होता है वो एक्ट होता है। ठीक है, यानी एक्ट बोला जाता है। अब ये अधिनियम और एक्ट होता क्या है, अगर किसी भी नियम को संविधान में अगर लिख दिया जाए और कानून बना दिया जाए उसी को अधिनियम कह देंगे। ठीक है, यानी एक्ट कहेंगे। तो ये कानूनी तौर से ये आपका संवैधानिक है, लेकिन आयोग संवैधानिक नहीं है। तो ये डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, शीत युद्ध शुरू होने का मूल कारण क्या था? तो यहाँ पर पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ, नहीं समझ में आएगा फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो पढ़ते हैं। परस्पर विरोधी खेमों की समझ में यह बात थी कि प्रत्यक्ष युद्ध खतरों से परिपूर्ण है। प्रत्यक्ष युद्ध कहने का मतलब है अगर आपस में बंदूक से, गोली से, बम से, हथियार से या सैनिक से अगर लड़ाई करेंगे तो भाई दोनों का नुकसान होगा, क्योंकि दोनों पक्षों को भारी नुकसान की प्रबल संभावनाएं थी। इसमें वास्तविक विजेता का निर्धारण सरल कार्य नहीं था। यदि एक गुट अपने शत्रु पर, मतलब एक गुट अपने दुश्मन पर हमला करता तो उसके बदले में परमाणु हथियार को नाकाम करने का प्रयास करता, उसके बदले में दूसरा गुट भी हथियार लेके बैठा है वो भी हमला करता। समझ रहे हो ना, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एक गुट अपने शत्रु पर हमला करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने का प्रयास करता तब भी दूसरे गुट के पास उसे बर्बाद करने लायक अस्त्र बचे रहेंगे जिससे वो दूसरे गुट को भी हमला कर सकता था अपने हथियारों से। यही कारण था कि तीसरा विश्व युद्ध ना होकर शीत युद्ध के रूप में ये आपका स्थिति बना रहा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, मध्य एशिया गणराज्यों में संघर्ष एवं तनाव के कोई 2 कारण बताइए। तो मध्य एशिया के जो भी गणराज्य थे आखिर वहाँ पर तनाव कैसे हुआ? तो इसका मेन रीज़न अगर बोला जाए, एक थोड़ा सा अगर रीज़न, तो अमेरिका भी था, क्योंकि अमेरिका बहुत ही लालची देश है। ठीक है, जो है यहाँ पर आंसर में पता चलेगा। मध्य एशियाई गणराज्यों में संघर्ष व तनाव का एक प्रमुख कारण यह था कि देशों में हाइड्रोकार्बनिक यानी पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार होने के बावजूद भी इन देशों का इसका लाभ प्राप्त ही नहीं होता था। सोच लीजिए, आपके घर में सारा सामान है और आपको उसका लाभ ही ना मिले तो फिर क्या होगा? आपस में आप लोग लड़ोगे ना, अपने घर में झगड़ा करोगे कि भाई सामान है फिर भी हमें क्यों नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार मध्य एशिया के गणराज्यों में, गणराज्य कहने का मतलब छोटे छोटे जो देश थे उनमें संघर्ष और तनाव, मतलब लड़ाई झगड़ा इसलिए होता रहता था क्योंकि पेट्रोलियम का बहुत ही ज़्यादा संसाधन वहाँ पर रहते हुए भी उनका लाभ उन्हें मिलता ही नहीं था। पहला ये था। दूसरा, इन क्षेत्र में धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ गया कि भाई अमेरिका लालची है, वो देखा कि यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा, पैर आगे बढ़ाने लगा इन देशों में। कैसे? तो यहाँ पर फूट डालकर, समझ में आया ना, तनाव बढ़ाकर आपस में एक दूसरे के गणराज्य में, समझ में आया ना, इसका लाभ अमेरिका उठाता था। तो ये थे रीज़न, 2 आप रीज़न लिख सकते हो। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मानव अधिकारों को कितनी कोटियों में रखा गया है, संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 3 कोटि में रखा गया है जो निम्नलिखित है। पहला क्या है यहाँ पर देख लीजिए,
प्रथम कोटि राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्ति एवं सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है। दूसरा क्या आपका द्वितीय कोटि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। तीसरा क्या आपका तृतीय कोटि में निवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार सम्मिलित है। कहने का मतलब जो तीसरा कोटि है ना, इसमें जो जातीय और मूल निवासी है और जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकार से सम्मिलित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, योजना आयोग के प्रस्ताव में किन नीतियों को व्यवहार में लाने की बात कही गई है। तो ध्यान से समझिएगा, योजना आयोग के प्रस्ताव में निम्नलिखित नीतियों के व्यवहार लाने की बात कही गई है। पहला, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार हो। ठीक है। दोनों को, स्त्री को भी पुरुषों को भी, जीवन जीने के लिए जो भी संसाधन होते, साधन होते, दोनों का बराबर अधिकार होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आपका, समुदाय के भौतिक संसाधनों और उनके नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि उससे जनसाधारण की भलाई हो। जो भी संसाधन है उसको एकदम बराबर तरीके से अगर बांट दिया जाए हर एक समुदाय में सही तरीके से, तो भाई भलाई तो होगा। तीसरा पॉइंट, अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन या फिर उत्पादन के साधन एक दो स्थानों पर ही केंद्रित हो जाए तथा जनसामान्य की भलाई बाधित हो जाए। कहने का मतलब है, अगर जो भी अर्थव्यवस्था मतलब पैसा कौड़ी जो भी लाभ मिलता है सभी जगह पर पहुंचना चाहिए उसका लाभ। ठीक है। अगर कहीं पर नहीं पहुंचता है तो फिर कोई फायदा नहीं है, जन सामान्य में भलाई नहीं होगी, बाधित हो जाएगी। तो ये था। ठीक है। आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो योजना आयोग के प्रस्ताव के बारे में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, जातीय संघर्ष होने के बावजूद श्रीलंका ने कौन कौन सी सफलताएं प्राप्त की। जातीय संघर्ष होने के बावजूद श्रीलंका निम्नलिखित सफलताएं प्राप्त की है। पहला, अच्छी आर्थिक वृद्धि एवं विकास के उच्च स्तर को हासिल किया है। दूसरा, जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण भी स्थापित किया है। तीसरा, दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही आर्थिक उदारीकरण किया। चौथा, अंदरूनी संघर्षों के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम रही है। आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरित क्रांति के 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर देखिए पहला क्या आपका, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं, हरित क्रांति था क्या। इसमें अच्छे क्वालिटी का बीज या बोला जाए अच्छे क्वालिटी का कीटनाशक का यूज किया जाता था, जिससे होता क्या था, उत्पादन या पैदावार में दुगुना डेवलप हो जाता था। अगर मान के चलिए पहले अगर मक्का हम लोग बोते थे तो एक डाली में अगर एक ही मक्का होता था, तो इस क्रांति के बाद एक ही डाली में 3-4 मक्के हो जाते थे। लेकिन इस क्रांति से बहुत ही लोगों को लाभ हुआ, बहुत ही लोगों को नुकसान भी हुआ। तो यहाँ पर ये नुकसान के बारे में देखेंगे। हरित क्रांति के कारण गरीब किसानों व भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर उठा। क्यों मुखर उठा? एक गरीब किसान है और एक अमीर किसान है, इसके पास पैसे नहीं है, सिर्फ यह इतना पैसा इसके पास उपलब्ध है जिससे वो बीज खरीद सके और अपना खेतीबाड़ी खुद से कर सके। और ये एक अमीर किसान है, इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, हरित क्रांति से रिलेटेड कीटनाशक, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, ये सारी चीज़ खरीदेगा। तो दोनों में मतभेद हुआ ना, इस प्रकार से यहाँ पर मतभेद हो गया था। इससे देश के विभिन्न भागों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब कृषकों को लामबंद करने की दृष्टि से अनुकूल स्थिति उत्पन्न हुई। गरीब को वो सुविधाएं मिल ही नहीं पाती थी क्योंकि पैसे नहीं, इनके पास पूंजी व्यवस्था नहीं है, इस कारण से। दूसरा क्या आपका, हरित क्रांति से समाज के विभिन्न वर्गों तथा देशों के अलग अलग क्षेत्रों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध हो गए, जबकि कई देश के अन्य क्षेत्र यहाँ पिछड़ चुके थे। इसका रीज़न क्या था कि इन क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा व पश्चिम और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े किसान लोग रहते थे, अमीर अमीर किसान लोग, इतना कि वो लोग संसाधन जो हरित क्रांति से रिलेटेड था वो उसका लाभ ले पाते थे। लेकिन अन्य क्षेत्र में जो पिछड़े लोग थे, गरीब लोग थे, उनके पास इसका लाभ नहीं पहुँच पाता था। और ये कारण था कि अगर इसका पैदावार ज़्यादा हो गया तो ये कम दामों में बेच देते थे, लेकिन अगर इनका पैदावार कम हुआ और अगर कम दामों में बेचते थे तो फिर इनका नुकसान ही होता था। तो ये मेन मुद्दा था। ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रमुख कारणों पर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान से बस क्वेश्चन को सुनना है। चिपको आंदोलन के कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण देख लेते हैं क्या था। पहला, इस आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड के 2-3 गांव से शुरू हुआ था। इन गांवों के निवासियों ने वन विभाग से अपील की कि खेती बाड़ी से संबंधित औजारों के निर्माण हेतु अंगू के पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की जाए। समझिए ध्यान से, उत्तराखंड के कुछ गांव चाहते थे वन विभाग से इजाज़त लेना कि कुछ पेड़ हम काटना चाहते हैं जिससे हम खेती बाड़ी करने के लिए औजार बनाएं। जैसे लकड़ी का होता है ना, हल बनाते लोग और बहुत सारे चीज़ बनाते, तो वो पेड़ काटने के लिए इजाज़त के लिए वो गए सीधा वन विभाग में। ठीक है। तो वन विभाग के द्वारा अनुमति नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ वो ध्यान से समझिएगा। परंतु वन विभाग ने क्या किया, सामग्री निर्माता, कहने का मतलब है सामान बनाने वाला जो मालिक था, फैक्ट्री का मालिक, कंपनी का मालिक,
उसको ज़मीन दे दिया वन विभाग ने। इस बात पर गांव वालों ने विरोध किया। समझ में आया ना? तो ये मेन रीज़न था। दूसरा पॉइंट क्या आपका, इस क्षेत्र के पारिस्थितिक तथा आर्थिक शोषण के कई बड़े सवाल उठने लगे। गांव वालों ने मांग रखी कि वन की कटाई का ठेका किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए तथा स्थानीय लोगों का जल, जंगल, जमीन जैसा प्राकृतिक संसाधनों पर उपयुक्त नियंत्रण ही होना चाहिए। तो ये मेन रीज़न था, बाहरी लोगों को नहीं देने का ऑर्डर हो रहा था। तीसरा पॉइंट है, गांववासी चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए, लेकिन इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को हानि बिना पहुंचाए, हानि नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है, उस तरीके से विकास होना चाहिए। आंदोलन ने भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया, ठीक है, जो जिसके पास ज़मीन नहीं था उसके खिलाफ भी यहाँ पर मुद्दा उठाया गया था। अगला देखिए यहाँ पर पॉइंट है, इस क्षेत्र में वनों की कटाई के दौरान ठेकेदार यहाँ के पुरुषों को शराब आपूर्ति भी व्यवसाय कराते थे। सोच लीजिए, शराब का भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिजनेस चलता था, छोटा मोटा। इसलिए स्त्रियों ने शराबखोरी की लत के विरोध में भी आवाज़ बुलंद की थी। यानी यहाँ पर पेड़ पौधे के खिलाफ तो यहाँ पर विरोध चल ही रहा था, शराबबंदी के खिलाफ भी यहाँ पर विरोध स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे इसमें कुछ और सामाजिक मुद्दे आकर जुड़ गए।